नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों के साथ। मथुरा के थाना जैत में सरसों के खेत में मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एसपी सिटी ने कहा जल्दी घटना का खुलासा होगा। हरदोई में किसान नेता और दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। दुकान हटाए जाने के नोटिस के बाद आक्रोशित दुकानदार। छोटे बड़े लगभग 300 दुकानदारों को नोटिस जारी। बाराबंकी के कोतवाली पुलिस ने सीरियल किलर को रिमांड पर लिया। 9 घंटे तक पूछताछ चली। किलर पर 4 महिलाओं की हत्या के आरोप। मिर्जापुर के ट्रांसपोर्ट कंपनी पर छापेमारी में पकड़ी गई प्रतिबंधित प्लास्टिक। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने पकड़ा 750 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक। रुद्रपुर की अशोक लीलैंड फैक्ट्री के गेट पर हुआ जबरदस्त हंगामा। विधायक सुमित हृदयेश और कांग्रेस नेता ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। लखनऊ के विभूतिगंज थाना क्षेत्र में सड़कों पर फैली बज्जी ने निगली महिला की जिंदगी। स्कूटी फिसलने के बाद पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत। आगरा के करावली थाने में वर्दी में रील बनाने पर एसपी ने लिया कड़ा एक्शन। महिला पुलिसकर्मी को हाजिर किया गया। लाइन हाजिर, विभागीय जांच की आदेश। अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र में हैवानियत की हदें सारी पार हो गई हैं। शादी में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार। खुर्जा से अलीगढ़ शादी में शामिल होने आई थी बच्ची। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में NH-34 हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर में आग लग गई है। ड्राइवर ने चलते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली है। फिलहाल की मौके पर पहुंची। बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता के लिए कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे जिला पंचायत अध्यक्ष। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने मनमोहक कार्यक्रम किया। आगरा के करावली थाना क्षेत्र में पकड़ा गया गांजे से भरा गैस टैंकर। पुलिस ने 2 कुंटल 27 किलो गांजा बरामद किया। आगरा और मथुरा में की जानी थी सप्लाई। टैंकर के चालक और क्लीनर को गिरफ्तार किया। हरदोई में दबंगों के हौसले बुलंद है। अवैध शस्त्र के साथ दबंग का वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा पूरे मामले में की जा रही विधिवत कार्रवाई। रायबरेली में आवारा पशुओं को नियंत्रित करने के लिए नगर पालिका ने कसी है कमर। आपको बता दें कि टीमें बनाकर आवारा पशुओं को पकड़वाने का काम लगातार जारी है। हरदोई में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार बोलेरो ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी है। हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं तो वहीं 4 लोगों की मौत हो गई है। घायलों को अस्पताल में तुरंत भर्ती करा दिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। गाजीपुर पुलिस ने प्रेम प्रसंग में हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रेमी ने प्रेमिका को चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा किया। फर्रुखाबाद में पुलिस की लापरवाही सामने आई। हर्ष फायरिंग के चलते देर रात्रि गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा है बागलकुला क्षेत्र। फायरिंग के दौरान बेजुबान जानवरों को गोली लगी। आगरा के बहा में कासूनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दबंग पक्ष के लोगों ने 2 चचेरे भाइयों को लाठी डंडों से जमकर पीटा। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्नाव में शराब ठेके को हटाने के लिए आक्रोशित महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। देसी शराब के ठेके की दुकान को बस्ती से दूर ले जाने के चलते महिलाओं ने प्रदर्शन किया। जालौर में भगवान पर कहर बरपाने वाले शराबी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि आरोपी ने नशे में भगवान शिव की तोड़ी थी शिवलिंग। ग्रामीणों ने विरोध करने पर समंच लहराकर फरार हो गया था। राजगंज में व्यापारी नेता पर हुआ जानलेवा हमला। हमले के बाद उपद्रवियों ने की जमकर लूटपाट। परिजनों का आरोप लगभग 5 लाख रुपए और लाइसेंसी पिस्टल लेकर फरार हो गए बदमाश। कानपुर देहात में जिला न्यायालय परिसर में 17 जोड़ों के चेहरों पर खुशी आ गई है। आपसी सुलह समझौते से 17 पारिवारिक मामले का निपटारा कर दिया गया। महोबा के 28वें जिला स्थापना दिवस पर जिले के जनकपुर विधायक को पहनाई गई पगड़ी। महोबा की 19 विभूतियों को मिला पुष्प सिंह वीर भूमि सम्मान। मुख्यालय के आला चौक स्थित अम्बेडकर पार्क में कार्यक्रम हुआ। बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र के 2 पक्षों में विवाद के दौरान युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी है। घायल युवक ने 4 लोगों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुजफ्फरनगर के चरथालवला थाने क्षेत्र में ग्रामीण के क्षेत्र में बुलडोजर ने मकान ढहा दिया है। जिसके बाद जमकर हंगामा किया गया है। अवैध रूप से मकान का निर्माण हो रहा था। मौके पर पुलिस बल तैनात। लखनऊ में मेहमान चटोली गली में ले सकेंगे लजीज व्यंजनों का स्वाद। G20 शिखर सम्मेलन के उपलक्ष्य में गुलजार होगी चटोली गली।
आगरा लगातार नए कीर्तिमान कर रहा है स्थापित। देश भर के व्यंजन मिलेंगे एक ही स्थान पर। देर रात तक खुली जा सकेंगी चौपाटी। जयपुर, मुंबई और दिल्ली की तर्ज पर बन रही चौपाटी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर है। स्कूल में बेरहमी से हुई बच्चे की पिटाई। प्रयागराज के मेजर क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। बेरहमी से छात्र को पीटता रहा स्कूल प्रबंधक। महिला टीचर बच्चे को पीटता देख हंसती रही हैं। प्रयागराज में मां गंगा पब्लिक स्कूल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बेंच पर लिटाकर बर्बरता से बच्चे को पीटा गया है। देखिए ये तस्वीरें सामने आ गई है, जहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। प्रयागराज से तस्वीरें हैं जहां पर एक बच्चे को बेरहमी से पीटा गया है। तो फिलहाल जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, जहां पर बच्चे को सबसे पहले एक टेबल पर लिटाया गया है और उसके बाद डंडे से उसकी पिटाई की गई है। बगल में एक टीचर और खड़ी हुई है, महिला टीचर है, जो कि बच्चे की पिटाई होते हुई देख रही है और हंस भी रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर है। बड़ा सवाल, आखिरकार बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है या फिर इस तरीके की पिटाई खाने के लिए? देखिए जिस तरीके से एक शिक्षक ही इस तरीके की बर्बरता कर रहा है। बच्चा लगातार चिल्ला रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस टीचर को बिल्कुल भी इस बच्चे के ऊपर दया नहीं आई और पीटने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। स्कूल में बेरहमी से बच्चे की जमकर पिटाई की गई है। वीडियो लगभग 4-5 महीने पहले पुरानी वीडियो है। उस मामले में क्या संज्ञान लिया गया? नहीं सर, हमारे द्वारा कोई हमको वीडियो पता चला तो ये भाई वीडियो जो है कोई वायरल कर दिया है। मतलब आपकी तरफ से कोई? जी हमारे तरफ से कोई वो नहीं है। और भाई जो बच्चा पढ़ेगा नहीं, अगर उसको थोड़ा से गुरु शिष्य का वो है मामला है, तो बच्चे को सिखाने के लिए थोड़ा तो पीटेंगे तो ये है। क्या आप कोई कार्रवाई चाहते हैं? नहीं सर, हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम प्रमोद केसरी है। कहाँ के निवासी हैं? सर हम मेजा रोड रेलवे क्रॉसिंग के निवासी हैं। कौन? बच्चे के क्या नाम है? बच्चे का नाम सर कार्तिकेय केसरी है। अभी वर्तमान में कक्षा 1 में वहां पढ़ रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, ऐसे में परिजनों की जो उन्होंने जो कहा वो भी हमने सुना। उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो ये पीटा जाएगा, लेकिन इस तरीके की पिटाई? देखिए, ये इस पूरे मामले में नाटकीय अंदाज में जो उसके परिजन हैं उन्होंने अपना जो कार्रवाई का पक्ष वापस ले लिया है। और इसके पहले एक और इनका ऑडियो वायरल हुआ था। इनका जो बच्चे के परिजन हैं और वो यहाँ के स्कूल के जो प्रबंधक है, जिन पर आरोप लगा है कि उन्होंने बच्चे की पिटाई की है, उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन का एक वीडियो ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें ये साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रबंधक ने उनके बच्चे के साथ पिटाई की। लेकिन किन कारणों से अचानक जो छात्र के अभिभावक हैं, जो उसके पिता हैं, अचानक अपना स्टैंड बदल दिए हैं और जो तहरीर उन्होंने पुलिस स्टेशन में दी थी वो भी वापस ले ली है। शायद कोई दबाव रहा होगा, ये आर्थिक मजबूरी आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मारपीट के इस मामले में अपनी शिकायत वापस ले ली है और यू टर्न पूरे मामले में आ गया है। और पुलिस ने अब इस मामले में कोई कार्रवाई करने से फिलहाल मना कर दिया है। चलिए ठीक है दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक कार्यों की मंत्री स्मृति ईरानी और उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने संयुक्त रूप से आगरा में दीप प्रज्वलित कर G20 समिट 2023 का आगाज कर दिया है। आज पहले दिन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से G20 एम्पावर समूह की इंस्पेक्शन मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण की चेयरमैन डॉक्टर संगीता रेड्डी ने शिरकत की है। जनता टीवी ने संगीता रेड्डी से कहा कि आपको सुनाते हैं क्या बातचीत हुई है। ओवर 143 डेलीगेट्स हम 20 कंट्री से आए हैं इधर, और सब महिला मिला के और मर्द लोग भी मिला के एक बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात की है कि विमेन का एम्पावरमेंट कैसे हो, विमेन का डेवलपमेंट कैसे हो। इंडिया का G20 एजेंडा में हमारे प्रधानमंत्री ने विमेन का डेवलपमेंट के सबसे ऊपर रखा है। विमेन लेड डेवलपमेंट इज द प्रोक्लेमेशन विच ही मेड एट द G20। तो इसमें एजुकेशन, all levels of education including STEM education, क्योंकि future jobs STEM education में है,
empowerment and the ability to create entrepreneurship. तो इंडस्ट्रियल पार्क हो, लोन्स हो, एसएमई का डेवलपमेंट हो, उनका पूरा फ्रेमवर्क बना रहे हैं so that entrepreneurship in women can become business. And finally leadership, 3 important pillars. So leadership at all. आज पूरी दुनिया भारत की तरफ निगाहें बनाए हुए है, क्योंकि G20 इसका कारण। आज आगरा में G20 समिट का पहला दिन था और यहाँ पर महिला सशक्तिकरण, उनकी शिक्षा, रोजगार, उद्यमता, MSME तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से भारत के अंदर महिलाओं को आज भी समानता के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर स्मृति ईरानी और एम्पावर की चेयरपर्सन G20 की, उन्होंने साफ कहा कि भारत को भी महिलाओं में आगे बढ़ने की आवश्यकता है और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री प्रतिबद्ध हैं। अब देखना होगा कि जो G20 की बैठक में इतने सारे वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बातें की गई हैं, क्या भारत और तमाम राष्ट्रों में धरातल पर दिखाई देगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। G20 डेलीगेशन और प्रशासनिक टीम चाक चौबंद सुरक्षा के बीच आगरा फोर्ट पहुंची, जहां G20 डेलीगेशन का रेड कारपेट बिछाकर फूल मालाओं से स्वागत किया गया है। इस बार फतेहपुर सीकरी फोर्ट में G20 टीम को मुगल काल के साथ साथ भारत की संस्कृति और सभ्यता से अवगत कराया जाएगा। साथ ही लाइट एंड साउंड शो के साथ आगरा किले में हाई टी के लिए प्रोडक्शन, मैपिंग और कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन हुआ। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उत्तर प्रदेश लगातार नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। समिट की दूसरी शाम राजधानी में सिर्फ सड़कें और चाक चौराहे ही नहीं बल्कि आसमान भी आकर्षण का केंद्र बना रहा है। असल में आसमान में ड्रोन के जरिए लेजर शो का आयोजन हुआ है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के विकास का मॉडल आसमान में भी देखा गया है। इस शो के दौरान देश दुनिया से आए उद्योगपतियों ने भी लेजर शो देखा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है। डॉक्टर्स ग्लोबल इन्वेस्टर में मिले भारी भरकम निवेश से बेहद खुश हैं। वहीं KGMU के डॉक्टर सूर्यकांत का कहना है कि हम डॉक्टर्स स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिले 35,000 करोड़ के निवेश से उत्साहित है। मौजूदा सरकार की मेहनत का असर साफ दिख रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है। ऐसे में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि आज दूसरे दिन पे तमाम मालाधिकारी से लेके मौजूद है मंत्रियों से लगातार अलग अलग देशों से के साथ वार्ता चल रहा है। लेकिन खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के आज तो दूसरा दिन है, लेकिन माना जा रहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा निवेश हुआ है। ऐसे में डॉक्टरों से भी बातचीत करना बेहद जरूरी हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ किंग्स ऑफ मेडिकल के डॉक्टर है सूर्यकांत, उनसे ही बातचीत करेंगे कि आखिर वो कितना उत्साहित है इस निवेश को लेकर। सर, ग्लोबल इन्वेस्टर सेकेंड डे है आज, लेकिन देखा गया कि साफ तौर से कल 32,92,000 करोड़ का निवेश प्राप्त है। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से उत्साहित नजर है। डॉक्टर में आपके चेहरे का मुस्कान बता रहा है कि आप बेहद खुश है। क्या लगता है? जी बिल्कुल उत्साहित हैं, बेहद खुश हैं। और देखिए, कल जो MOU हुआ है हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में वो 35,000 करोड़ का है। बहुत बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में छलांग लगने वाली है और उत्तर प्रदेश का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत मजबूती आने वाली है। इससे 11 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, 5 नए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले जाएंगे, 5 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले जाएंगे। इसके साथ नर्सिंग और पैरामेडिकल जो कोर्सेज हैं वो भी नए शुरू किए जाएंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं आपको रोक रही हूँ जी, जो आपने कहा कि 11 मेडिकल कॉलेज शुरू किया, जिसमें अडानी ने भी शायद सहयोग किया है, 24,000 करोड़ समथिंग। लेकिन इसमें बताया जाए PPP मॉडल के तहत होगा, तो ये थोड़ा समझाइएगा क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, PPP मॉडल ये है, इसको कहते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है या तो अपना जिला अस्पताल मुहैया कराएगी या जगह मुहैया कराएगी, और उसके बाद जो चलाने की व्यवस्था होगी वो एक प्राइवेट ट्रस्ट की होगी, किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दिया जाएगा। एक ट्रस्ट आपके पास कोई होना चाहिए, उस ट्रस्ट के तहत आप चलाएंगे और इसमें जितने नियम कानून है वो सब सरकार के लागू होंगे। यानी उसमें MBBS पढ़ने वालों की फीस क्या होगी, उसमें जो डॉक्टर्स होंगे उनकी सैलरी क्या होगी, पैरामेडिकल स्टाफ कैसे अपॉइंट होगा, ये पूरी व्यवस्था जो है वो चिकित्सा शिक्षा विभाग करेगा। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों की युगल जोड़ी से ये जो डबल पावर की ग्रोथ का बात कही जा रही है, हमें लगता है कि चिकित्सा क्षेत्र में ये बहुत बड़ी छलांग है। और सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है कि 25 करोड़ की जनता है, हमारे पास रिक्वायर्ड डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं थे। अब जब नए मेडिकल कॉलेज और आएंगे, नए नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज आएंगे, तो ये हमारे पास मैन पावर बढ़ेगी। तो हम गांव में भी चिकित्सक उपलब्ध करा पाएंगे, नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध करा पाएंगे। और इसके साथ साथ हमारे प्रदेश में जो एक ऐसा बड़ा वर्ग है जिसके पास पैसा बहुत है और वो चाहता है कि हमें धक्के न खाने पड़े, लाइन में लगना पड़े सरकारी जो सिस्टम में होता है,
तो उसके लिए एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ये खुलेंगे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलेंगे, तो एक छत के नीचे वो अपना पूरा चेकअप करा सकता है, पूरा इलाज कर सकता है, और वो भी 5 स्टार फैसिलिटी के साथ। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निवेश है, लेकिन एक कहा जाता है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश को हम लोग 4 क्षेत्रों में लेके देखते हैं, पश्चिम क्षेत्र को पिछड़ा माना जाता है आर्थिक रूप से हो, या फिर मेडिकल कॉलेज की बात करें या फिर यूनिवर्सिटीज की बात करें, लेकिन पूर्वी क्षेत्र भी होता है, लेकिन आर्थिक रूप से वो भी माना जाता है, पश्चिम क्षेत्र भी, लेकिन बड़ा निवेश उसमें देखने को मिला है कि 45% से अधिक वहाँ पे मिला। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा कि क्या इन क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, और खोले जाएंगे तो किस तरीके से? सरकार की पॉलिसी बहुत है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, यानी 75 जिलों में कोई जिला ऐसा नहीं बचेगा जहां पर मेडिकल कॉलेज ना हो। तो ये जो आपको हेट्रोजेनिसिटी दिखती है या डिफरेंशिएशन दिखता है कि अब जैसे लखनऊ है, इसमें 8 मेडिकल कॉलेज हैं, आप बरेली में जाइए वहां पर 3 मेडिकल कॉलेज हैं, तो ये जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिसप्रोपोर्शनेट है मेडिकल कॉलेज का, ये अब तो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे आप देखिए सरकार की मंशा है कि कोई भी जिला बिना मेडिकल कॉलेज या बिना बड़े अस्पताल के अछूता न रह जाए। तो इसलिए सरकार तय करेगी कि कौन कौन से एरिया हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, वहीं पर ये मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ये थे डॉक्टर सूर्यकांत जो कि केजीएमसी में हैं, और इनका साफ तौर पे कहना था कि देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार जो निवेश को लेकर लगातार उम्मीदों का किरण एक जगह हुआ है। मेडिकल के क्षेत्र को देखा जाए तो 35,000 करोड़ से ज्यादा का हमें निवेश प्राप्त हुआ, ऐसे में उत्साह होना लाजमी है। लेकिन आज बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स का दूसरा दिन है, ऐसे में डॉक्टरों से बात करना बेहद जरूरी था। सूर्यकांत का साफ तौर पर, सूर्यकांत के चेहरे पर भी आपने देखा कि खुशी जाहिर है कि क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र से आते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में जब निवेश होता है तो कैसे लोग उस क्षेत्र के उत्साहित होते हैं। कैमरा के साथ मजा सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। जिलाधिकारी मनोज कुमार की पहल पर 1.5 दशक से बंद चल रहे महोबा महोत्सव का फिर से शानदार आगाज हुआ है। जनपद के स्थापना दिवस पर सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने फीता काटकर महोबा महोत्सव का शुभारंभ किया, जिसमें सदर विधायक राकेश गोस्वामी और एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर मौजूद रहे। ऐतिहासिक कीरत सागर तट पर 11 फरवरी से 17 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के साथ राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करेंगे। डीएम की इस पहल से महोबा वासियों में खासा उत्साह दिखाया देखने को मिल रहा है। सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल सहित कई प्रतिनिधि डीएम की पहल पर हो रहे महोबा महोत्सव की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लगभग 28 वर्ष पूर्व 11 फरवरी 1995 को महोबा जनपद की घोषणा हुई थी। निश्चित रूप से पूरे महोबा जनपद के लिए बहुत हर्ष और उल्लास का दिन है, क्योंकि अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में जो भौगोलिक स्थिति के अनुसार हमीरपुर जनपद बहुत दूर पड़ता था। वर्षों तक लोगों ने आंदोलन चलाया। सौभाग्य से मुझे भी उस आंदोलन में बहुत दिन तक काम करने का, सीखने का, लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त। मौलाना मदनी के मजहब वाले बयान पर घमासान लगातार जारी है। वहीं इस बयान पर रिएक्शन देते हुए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली ने कहा कि जब मदनी कह रहे हैं कि देश उतना ही मेरा है जितना पीएम मोदी का है, तो धर्म, जात और मजहब पुराने नए की बात ना करके प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर देश के विकास के साथ चलने वाले व्यक्ति की छवि बनानी चाहिए। जमीयत उलमा हिंद के मदनी साहब जब कह रहे हैं कि ये देश उतना ही मेरा है जितना मोदी जी का है, तो उनको अपनी जिम्मेदारी अभी समझनी चाहिए और उनको सुनना चाहिए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें और अपनी जिम्मेदारियों को देखें, देश को मजबूत करने के लिए काम करें और धर्म की, जात की, मजहब की, पुराने नए की बात न करके देश मोदी जी की लीडरशिप में दुनिया के अंदर एक नया मुकाम हासिल कर रहा है। उनको मोदी जी के साथ चलकर इसका विकास का हमदम और विकास का रहनुमा और विकास के साथ चलने वाले व्यक्ति की छवि बनानी चाहिए, ना कि एक देश को एक मजहब के नाम पर लेकर चलने वाले व्यक्ति की। देखिए, जमीयत की मीटिंग में जो बातें कही गई हैं, यकीनी तौर पर उन सब बातों पर गौर व खौज करने की ज़रूरत है। पहली बात तो यह है कि ये इल्ज़ाम तराशी निहायत गलत है कि इस्लाम एक नया मजहब है। इस्लाम सबसे पुराना मजहब है और जब से दुनिया बनी है, जब से हज़रत आदम की शक्ल में अल्लाह ताला ने एक पैगंबर और एक नबी इस दुनिया की रहनुमाई के लिए भेजा और वो नबी इस्लाम की दावत और इस्लाम की तबलीग करने के लिए भेजा। बरेली में दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बंगाल की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। मौलाना ने कहा कि बंगाल की हुकूमत ने सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों को नजरअंदाज किया है। हज कमेटी, अल्पसंख्यक आयोग और मदरसा बोर्ड जैसे विभागों के अध्यक्ष व चेयरमैन जो नियुक्त किए गए हैं वो कट्टरपंथी विचारधारा से संबंध रखते हैं।
आज मैं बंगाल में हूँ और यहाँ पर उत्तर दिनाजपुर इलाके का जो रिश्ता आला हजरत से है वो अटूट रिश्ता है और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो सूफिया इकराम औलिया इकराम से मोहब्बत और अकीदत रखने। आजमगढ़ में इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रशासक सौरभ श्याम शमशेरी ने दीप प्रज्वलित कर डीएलएससी की देखरेख में वृद्ध लोक अदालत के सत्र का आगाज किया। इस मौके पर न्यायमूर्ति ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत एक राष्ट्रीय लोकनायक पर्व है। भारत के विधिक प्रक्रिया में ये देखा गया कि कानून की में बहुत जटिलताएं हैं, उसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है, जिसके कारण वादकारियों को न्याय बहुत देर में मिलता। इसको त्वरित करने की दृष्टि से तो वहीं मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। लोक अदालत का शुभारंभ जनपद के न्यायाधीश और मुजफ्फरनगर विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष च्यवन प्रकाश ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान न्यायाधीश ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय लोक अदालत की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है कि कार्य का सरलीकरण हो सके। आज लाखों की संख्या में जनपद मुजफ्फरनगर में मामले सूचीबद्ध थे और आप लोग को बताते हुए बड़े हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आज बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण जनपद मुजफ्फरनगर की जनता के सहयोग से किया गया है। आज की लोक अदालत की विशेषता ये रही कि कुछ मामले तो इसमें ऐसे निपटे हैं जो 10 साल से ज़्यादा पुराने न्यायालय में लंबित थे। इसी प्रकार 20 साल से ज़्यादा लंबित मामले भी आज के लोक अदालत में निपटाने में हम लोग। धामी सरकार ने प्रदेश में नकल विरोधी कानून को लागू कर दिया है, जिसके बाद भी बेरोजगार युवाओं की बात करते हुए कांग्रेस का आंदोलन जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सरकार ने युवाओं की मांग को माना है और नकल विरोधी कानून को लागू कर दिया है। देखिए, मुद्दा विहीन कांग्रेस हो चुकी है। जो कल तक कहती कि सख्त कानून लाओ, आज सख्त कानून लाने के बाद किस बात का आंदोलन? आखिर उनके कार्यकाल के अंदर जितने घोटाले हुए वो सब विदित है, कोई सजा नहीं। और मैं कह सकता हूं कि पुष्कर सिंह धामी जी ने उसको जड़ से निकालने का काम किया है। केवल कहीं भी किसी भी समाचार का किसी भी एजेंसी के माध्यम से जब ये विषय निकल कर आता था कि इस परीक्षा में धांधली हुई है, उनके अपराधियों को सजा देने का काम पहली बार इस राज्य के अंदर हुआ है। देखिए, आदरणीय अपने युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। जिस प्रकार से लगातार घटनाक्रम सामने आ रहे थे और हालांकि इससे पहले जो कैबिनेट थी उसमें उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस ने युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया है, जिसके चलते आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के नेतृत्व में पुलिस मुख्यालय का घेराव किया गया है। कि युवा सीबीआई की मांग कर रहा है, को आगे बढ़ा, पहले भ्रष्टाचारियों को सीबीआई के माध्यम से पकड़वा कर फिर पेपर आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। तो युवाओं की इस मांग को दबाने के लिए सरकार साजिश के तहत नकल विरोधी कानून की बात कर रही है, लाने की बात कर रही है। देखिए, पूरे उत्तराखंड प्रदेश के युवा हैं और ये बड़ा चिंता का विषय भी है। और जो हमारा एक राइट से जो अधिकार है भाई अपनी आवाज़ को उठाने का, जिस तरह से रात्रि को बच्चों को बर्बरता के साथ जबरदस्ती उठाया गया, लाठीचार्ज किया गया, तो ये बड़ी निंदनीय। वो आप जो है सरकारी लोगों को ला करके उनसे बातचीत करके ये कहलवा दोगे हमारी मांग मान ली गई है तो मान लेंगे। सेवारत कर्मचारी हैं उनमें से कुछ, उनकी हिम्मत है कि मुख्यमंत्री जी के सामने ये कह दें जो है उनके बाद नौकरी। वो एसआईटी की दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद लेखपाल और पटवारी परीक्षा के पेपर लीक मामले में लगातार नए मोड़ आ रहे हैं और एक गिरफ्तारी हो गई है। आपको बता दें कि मामले में एसआईटी अब तक 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एसआईटी ने एक और अभियुक्त सुरेश उर्फ मनुत्तो को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पूछताछ लगातार जारी है। एसआईटी द्वारा विवेचना की जा रही, जिसमें एजे परीक्षा में जो है 2 लोग की गिरफ्तारी की गई, जो संदीप और अमित नाम के 2 लोग हैं और जो गागालेड़ी सहारनपुर के रहने वाले हैं। इनके जो संजीव दुबे जो इसमें मेन मास्टर माइंड था परीक्षा में पटवारी में भी जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, ये उसके रिश्तेदार हैं और साथ ही साथ इन्होंने परीक्षा भी दी साथ में। और कुछ इनके लोग थे जो 2 स्थानों पर, हसनपुर जगह है सहारनपुर में, वहां पर परीक्षा दिलवाई थी, साथ ही साथ भारत माता मंदिर के पास।
पटवारी लेखपाल परीक्षा कराने के लिए उधम सिंह नगर पुलिस ने कमर कस ली है। युद्ध स्तर पर इसके लिए तैयारियां की गई हैं। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने तैयारियों के संबंध में ब्रीफिंग ली है। एसएसपी ने बताया कि परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। पटवारी एग्जामिनेशन हो रहा है, उसके लिए हमने युद्ध स्तर की तैयारियां करा है। फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन कराना और सीमलेस एग्जामिनेशन कराना, जिसमें सहूलियत सबसे ज़्यादा हम छात्रों को और परीक्षार्थियों को दे, ये हमारा प्राथमिकता है। उसके लिए हमने कमर कस लिया है। हमने सारी तैयारियां लगातार चल रहा है, उसकी अलग अलग फेजेस में है। अभी माननीय डीएम साहब और मैं मिलके कंबाइंड रूप से सभी फोर्स को ब्रीफिंग कर लिया हमने। सभी सेंटरों पर उपद्रवियों से। हल्द्वानी में कल होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि पूरे जिले में 86 परीक्षा केंद्र जिन पर पर्याप्त पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी। हर क्षेत्र में सीसीटीवी की मदद से निगरानी रखी जा रही है। उत्तराखंड युवा एकता मंच के पदाधिकारियों ने आज हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कल आयोजित होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है। साथ ही पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष जांच करने की मांग उठाई। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।